नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का शुरुआत कर रहे हैं, जिसका दूसरा वीडियो है। देखो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वास्तव में क्या होता है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन, न्यूक्लियस एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस तकनीक के अंतर्गत हम नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो क्षेत्र विकिरण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन करते हैं। और इसका मुख्य उपयोग क्या है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल के कार्बन और हाइड्रोजन स्केलेटन को निर्धारित करने के काम में आती है। अब देखो, इसमें वास्तव में होता क्या है। अगर कोई कण या फिर नाभिक जिसके लिए नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या I का मान नॉन जीरो होता है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 1, 2, 3, तो जब वह अपने अक्ष के सापेक्ष चक्रण करता है तो एक बार मैग्नेट के भांति व्यवहार करता है। और जब ऐसे नाभिक को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, बाह्य क्षेत्र के सापेक्ष खुद को दो तरीके से संरेखित कर लेता है। एक है अल्फा स्टेट और दूसरी है बीटा स्टेट। देखो, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 था तो हमें एक अवस्था दिखाई दे रही है, एक स्टेट दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमने उसका मान नॉन जीरो किया, मतलब अप्लाई किया, तो यह दो स्पिन स्टेट में विभक्त हो गई, अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट। देखो, अल्फा स्टेट में नाभिक के स्पिन की दिशा वो ही है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की है, मतलब स्पिन पैरेलल स्टेट। और बीटा स्टेट में इसको अपोज करे, स्पिन अपोज स्टेट। तो ऐसी अवस्था जिसमें पैरेलल है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसको जिसमें अपोज्ड है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब देखो, ये स्टेट्स की संख्या कितनी होगी, ये उसके चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान के ऊपर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन के लिए हम उदाहरण ले रहे हैं, तो प्रोटॉन के लिए उदाहरण है, इसमें I की वैल्यू 1/2, तो प्रोटॉन के लिए कितनी स्टेट और कितनी स्पिन स्टेट होंगी, 2I+1 के सूत्र से निकालेंगे तो 2I+1 मतलब 2 स्पिन स्टेट होंगी। अब देखो, अल्फा से बीटा स्टेट में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा डेल्टा E बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्षमता पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उनके बीच में विपाटन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना विपाटन ज़्यादा होगा आवर्ती का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। और आवर्ती की गणना हम इन निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। न्यू इक्वल्स टू गामा H0/2π। गामा क्या है, नाभिक स्थिरांक, से गायरो मैग्नेटिक रेशो या कई बार मैग्नेटो गायरिक रेशो भी बोलते हैं, जो प्रोटॉन के लिए होता है 26,750। H0 क्या, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो। और न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी। तो देखो, ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होगी। अब देखो, इंस्ट्रूमेंटेशन होता कैसे है, इस मतलब वास्तव में उपकरण की सेटअप कैसे होता है। तो एक रेखा चित्र बनाया है, ये दो मैग्नेट हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला अप्लाई किया। ये हमने सैंपल ले लिया और सैंपल के ऊपर क्या डालेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स से रेडियो फ्रिक्वेंसी डालेंगे, मतलब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो रीजन से फ्रिक्वेंसी डालेंगे। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये अगर न्यूक्लियाई NMR एक्टिव है तो ये दो स्पिन स्टेट अल्फा और बीटा में स्प्लिट हो जाएगा। और जब उस स्प्लिट की बीच जो डेल्टा E की वैल्यू है, जो ये डेल्टा E की वैल्यू है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से मैच हो जाएगी। उस स्थिति को कहेंगे अनुनाद की स्थिति, रिजोनेंस की स्थिति। और इस रिजोनेंस की स्थिति में आते ही नाभिक
फ्लिप होके अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में चला जाएगा और उसके बाद में बीटा से वापस अल्फा में आएगा तो एनर्जी को बाहर निकालेगा। उस एनर्जी को हम नाप लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, सिग्नल। ये है एनएमआर सिग्नल। अब देखो जितना सरलता से हम बता रहे हैं इस प्रकार सिग्नल आता नहीं है। उसका कारण क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, वो समान नहीं होते। उसका कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों का एनवायरनमेंट है, वो अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएंगे तो वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध कर सकता है या फिर उसको इन्हेंस कर सकता है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। अब देखो सिग्नल ऐसे आता है, ये टिपिकल एनएमआर स्पेक्ट्रम है। इसको 0 ppm से शुरू करते हैं और इधर ये डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर कोई सिग्नल हाई फील्ड पे आ रहा है तो मतलब वो उसकी वैल्यू 0 के पास है, मतलब जो हमें फील्ड ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। और अगर लो फील्ड पे आता है तो मतलब डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हमें फील्ड अप्लाई करने की आवश्यकता थोड़ी कम है। अब देखो, अब सारे के सारे नाभिक हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देते। उसका कारण क्या है, एनएमआर सक्रिय, एनएमआर अक्रिय नाभिक। तो इसकी सीधी सी कहानी ये है, नाभिक जिनके लिए आई की वैल्यू 0 है वो तो आएंगे एनएमआर इनएक्टिव, और जिनके लिए एनएमआर आई की वैल्यू नॉन जीरो है वो हो जाएंगे एनएमआर एक्टिव। एनएमआर एक्टिव के उदाहरण देखो, 1H1 मतलब प्रोटॉन या हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन, बोरोन, फ्लोरीन, कार्बन 13 और 31 फॉस्फोरस। इसके लिए इनकी वैल्यू देखो I बराबर 1/2, 1, सभी के लिए नॉन जीरो है। एनएमआर एक्टिव के इनएक्टिव जैसे हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन 12 इनके लिए नॉन जीरो है। अब देखो एक हम उपरोक्त मानों के आधार पर एक परीक्षण कर सकते हैं। अगर प्रोटॉन की संख्या विषम और न्यूट्रॉन की संख्या विषम है तो आई की वैल्यू नॉन जीरो होगी, फुल इंटीजर मतलब 1, 2, 3। जैसे 14N 7 और 7 है, बोरोन 3 की 3 वैल्यू है, 5 और 5 है। जब दोनों की संख्या सम हो, प्रोटॉन विषम और ये विषम, तो आई की वैल्यू 0 होगी, जैसे कार्बन 12। तो कार्बन 12 क्या है, एनएमआर इनएक्टिव। नेक्स्ट देखो, जब प्रोटॉन भी विषम हो और न्यूट्रॉन भी विषम हो तो इसका होगा हाफ इंटीजर, और इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन। अब ये प्रोटॉन सम और ये भी विषम तो भी हाफ इंटीजर 31p। जैसे इनके उदाहरण हैं हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और एनएमआर। ये 19F, कार्बन 13। अब देखो हम यहाँ पे हमारे सिलेबस में है 1H NMR। 1H NMR का दूसरा नाम है PMR, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो उसको चाहे 1H NMR बोल दो, चाहे प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दो। इसी प्रकार जब हम न्यूक्लियस फॉस्फोरस का काम में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 31p NMR। जब फ्लिपिंग फ्लोरीन की हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, 19F NMR। जब कार्बन 13 की हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन 13 NMR। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, 1H NMR। तो इसका डिटेल से अध्ययन हम करेंगे।